बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का 5वां अध्याय नई समस्याएं, इसके अंतर्गत हम लोग आज बाबर और अकबर भारतीकरण की प्रक्रिया, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है यहाँ पर भारत में समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ और कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो जैसे लोगों ने भी अपना इसमें योगदान दिया। बाबर और अकबर, ये जो भारतीकरण की प्रक्रिया है, इसमें अकबर भारत में मुग़ल ख़ानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। तो एक भव्य राजधानी बनाने के लिए उसने जो है बहुत काम किया और उसने ये काम कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। तो भारत में आने के 4 वर्ष के बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है अधिकतर समय जो है उसका युद्ध और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहज़ादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। अकबर जो है वो भारत में मुग़ल ख़ानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने यानी कि बाबर की मृत्यु जो है 1526 ईस्वी में हो गई थी। बाबर का व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, आकर्षक था और बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे उसका रहन सहन का भी शौकीन था। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है। आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। स्वप्नदर्शी यानी कि सपने देखने वाला। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके कहने का मतलब है कि उससे लोग इतना प्रभावित होते हैं कि उसके भक्त बन जाते हैं। तीव्र का अर्थ होता है तेज। तीव्र का अर्थ है तेज। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। यानी कि वो एक अखंड भारत की कल्पना करता था। उसका सपना था कि एक भारत हो, अखंड भारत हो, जिसमें कि सभी जितने भी लोग हैं, जनता जो है परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, सहज संबद्ध हो, यानी कि स्वाभाविक रूप से वे जो है एक दूसरे से जुड़े रहे। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुग़ल और आधा हिंदू राजपूत था। तो यहाँ पर बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया था
और उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुग़ल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। तो यहाँ पर जब दूसरे जाति में शादी कर लेते थे तो यहाँ पर उनकी अपनी पहचान जो है वो मिली जुली हो जाती थी, तो वे कुल मिलाकर भारतीय होते थे। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा आगरा का है। राजपूत घर, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुग़ल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। अदम्य आत्मा, यहाँ पे मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे राणा प्रताप जो है वो बहुत ही वीर और साहसी थे, इसलिए उनको जो है हराने में इन्हें सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। अब राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था। समुदाय कहते हैं जिसमें अनेक लोग होते हैं, समूह, जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। तो वो जो है चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे, अर्थात उसके विचारों से सहमत होते थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फज़ल नाम के दो मशहूर भाई, फैज़ी और अबुल फज़ल नाम के दो मशहूर भाई बीरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। बीरबल और राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुग़ल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो। तो ये जो है स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में, और मुग़ल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे कि वो भारत का ही एक वंश हो। और अब हम लोग आगे शीर्षक के अंतर्गत चलते हैं, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो शीर्षक है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अब इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यांत्रिक उन्नति, यांत्रिक कहते हैं यंत्र से संबंधित, मशीनों से संबंधित, और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं
कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। अब जो है वो सैनिक और राजनीतिक मामलों का तो उसे पूरा ज्ञान था और उसे बहुत सारी यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की, ये लाल किला है दिल्ली का, चित्र बना हुआ है यहाँ पर, तो अगर उसने पता लगाया होता कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया, यानी कि जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलिशान मुग़ल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुईं। यह भारतीय मुग़ल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। अलंकरण मतलब सजाना, तो उस शैली यानी कि तरीका उस शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति अलग अलग रहने की और इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। मतलब धर्म के मामले को लेकर मिलजुल कर रहना था। तो ये जो है लोगों पर इसका बहुत बराबरी के सिद्धांतों का जो है विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित थीं। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे। एक दूसरे के त्योहारों
और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। तो इस तरह से समाज में जो है वो जाति अलग होने के बावजूद भी हिंदू मुसलमानों में कई चीज़ों में समानता दिखाई देती थी और वे जो है एक जैसे रहते थे और एक जैसी भाषा का प्रयोग करते थे और उनके साथ जो समस्याएं आती थी वो भी एक समान हुआ करती थी। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई, यानी कि पर्दा प्रथा होने के कारण सामाजिक विकास में बाधा आई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। और जो गांव में साधारण जनता थी उसमें जो है वहाँ की आबादी के बहुत बड़े हिस्से में जीवन जो है वो मिला जुला था और गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे। शरीक होना मतलब त्योहारों में शामिल होना। तो शरीक होना का अर्थ है शामिल होना। शामिल होना, दोनों ही एक दूसरे के त्योहारों में जाते थे। शरीक होना यानी शामिल होना। और कुछ अर्ध धार्मिक से त्यौहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुग़ल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फ़ारसी में पुस्तकें लिखीं। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर मुग़ल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फ़ारसी में पुस्तकें लिखीं। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं, यानी कि ये हमेशा के लिए जो है वो प्रसिद्ध हैं। इस समय मुसलमान विद्वानों ने फ़ारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में से थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। तो ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर दरबार के अमीरों में से थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फ़ारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सालार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। तो अकबर से जो है राणा प्रताप का हमेशा युद्ध होता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी और वो जो है उनको अपने साहस और अपनी वीरता पर बहुत विश्वास था। और अब हम लोग आगे अगले शीर्षक के अंतर्गत चलेंगे और ये है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई।
हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। अब यहाँ पर जो हम लोग जिस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे उसमें जो है वो औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार यानी कि उभरना, और शिवाजी। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज़ कर दिया। तो औरंगजेब जो है उल्टी गंगा बहाई, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था और हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उसने बहुत से मंदिरों को भी तोड़वाया और अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज़ कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज़ कर दिया जो मुग़ल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख खड़े हुए वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया, ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। तो इस तरह से वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध संगठित हुए थे। तो यहाँ पर जो है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया, ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। मुग़ल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। व्याप्ति मतलब फैलना, व्याप्त होना अर्थात फैलना। तो धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, यानी कि धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उनकी हासिल करना मतलब प्राप्त करना, लेकिन उसकी कमज़ोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। यह केवल ख़ास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा ज़रूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। तो मुग़ल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण
आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे। 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान को राजधानी से बहुत दूर नहीं थे। जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था। तो गरीब लोगों का एक विद्रोह जो है वो सतनामियों का था। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। तो पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेज़ों की कोठियां थीं, लूटा और मुग़ल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जेय शक्ति का रूप दिया। दुर्जेय मतलब जिसे जीता न जा सके, ऐसी शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। तो 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि अपने प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष, अंग्रेज़ों की विजय। तो यहाँ पर हम लोग जो अगला है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष। अंग्रेज़ों की विजय। इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या वर्णन है। अब यहाँ पर जो है सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे, मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी से पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुग़ल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मार काट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए और एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक बार फिर से लगा कि भारत जो है मराठों के अधीन हो जाएगा। और ये तब हुआ जब एक शासक ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उसने वहाँ पर बहुत लूटपाट की और अपने साथ बेशुमार दौलत भी ले गया। तो इस तरह से उसने जो है
उसके इस कार्य से जो है मराठों का काम आसान हो गया, क्योंकि और इसी से ऐसा लगा कि मराठे के अधीन भारत हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।